मैं अनूप भट्ट आईकास का स्टूडेंट अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। साथ ही अपने सहपाठियों एवं सहमित्रों को जो हमारे साथ ज्योतिष सीखते हैं उन सबको नमस्कार कहता हूँ। आज प्रथम बार मैं किसी भी प्रकार का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो हमें क्षमा कर दें। वर्ष कुंडली के संबंध में जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें जो भी कमी रह जाए कृपया मुझे अवगत अवश्य कराइएगा। सर्वप्रथम भगवान गणेश की आराधना करते हुए मैं प्रथम बार यह वीडियो रिकॉर्डिंग का कार्य शुरू कर रहा हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम। अब मैं अपने इष्ट देव भगवान शिव की आराधना करता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम। अब मैं अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अपना प्रथम पाठ प्रारंभ करता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने इस स्टूडेंट को के ज्ञान को जांच कर अधिकतम पूर्णांक देने का कष्ट करें। सर्वप्रथम बात यह है कि वैदिक ज्योतिष ऋषि पराशर द्वारा प्रारंभ किया गया। उसके पश्चात धीरे धीरे आगे चलकर वर्ष कुंडली जो यवन ज्योतिष के नाम से जानी जाती है, ताजिक ज्योतिष के नाम से जानी जाती है, वो इंट्रोड्यूस हो गई। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो वर्ष कुंडली बनाने की प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ी? इस संबंध में जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सोचा और जो मैंने मंथन किया, उसके आधार पर जो मैंने निर्णय निकाले, निष्कर्ष निकाले, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम राज्य धर्म था, अर्थात प्रजा के प्रति राजा का धर्म। फिर उसके बाद यह परिवर्तित हो गया राजधर्म में, मीन्स जो राजा तय करे वही धर्म। फिर इस पद्धति को आगे चलते हुए कुछ सुधार किए गए। उसके बाद उसमें लागू किया गया राज्य नीति, मीन्स राज्य के लिए जो बेहतर हो ऐसी नीति बनाने का तथा उसको लागू करने का प्रयास। इसके बाद धीरे 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 चलते चलते ये राजनीति में परिवर्तित हो गई। जो राजा चाहे वह नीति बना ले, ऐसी राजनीति लागू रहने लगी। क्या हुआ इस दौर में कि जब हम राजा को अपने भले विचार वाले या जो उनको सहयोग दें, उनकी वो जो नीति बनाए वो राजा के फेवर में हो, ऐसे लोगों की आवश्यकता राजा को होने लगी। तो जो ज्ञानी पुरुष होते थे, जो राजा को सही मार्गदर्शन देते थे, जो राज्य के हित में होता था उसके प्रति बताते थे, वो अन्य दरबारियों को अच्छे नहीं लगते थे। वो राजा से कह के ऐसे राज्य के विशिष्ट जनों को वो राज्य दरबार से हटाकर अलग कर दिया गया और धीरे धीरे उनसे कम सामर्थ्यवान लोगों को लेकर के आके
दरबार का कार्य किया जाने लगा जो राजा के प्रिय थे। इस प्रकार राजनीति शुरू हुई और जो पुरानी पुस्तकें थी धीरे धीरे पुराने ज्ञान जो थे धीरे धीरे लुप्त होने लगे। पराशर ऋषि का जितना भी हम लेख पढ़ते हैं आज के टाइम में, मेरी समझ से वह एक इंटरमीडिएट लेवल का ज्ञान है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? आप खुद सोच के देखिए, इतने सारे लोग पीएचडी करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। आम जनता में इन सारी चीजों के बारे में हर व्यक्ति को एक स्थूल ज्ञान होता है, उसकी बारीकी और उसकी एक्सपर्टीज के बारे में नहीं जानते। जिस प्रकार एक पुल का निर्माण होता है, हम ये तो जानते हैं कि उसमें कंक्रीट लगी, सीमेंट लगी, उसमें अन्य लोहा लगा, अन्य मटेरियल लगे, कितना लंबा स्पैन का बना। हमने ये भी जान लिया कि सीमेंट, बालू और सीमेंट का रेशियो उसमें क्या मिलाया गया। लेकिन स्पैन, एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच का स्पैन कहाँ है, कितना बड़ा होगा, उसका सबसे ज्यादा लोड बेयरिंग सेंटर कहाँ होगा, कितना स्लोप रखा गया कि वो किसी व्हीकल को उस पर उतरने में दिक्कत ना हो, टर्निंग पॉइंट पे क्या एंगल हो ताकि व्हीकल शॉर्ट डिस्टेंस से आराम से टर्न ले ले और पलटे भी ना। इस प्रकार की महीन बारीकियां वो इंजीनियर ही जानता है जिसने उन ड्राइंग्स को बनाया है, वह आम पब्लिक में नहीं होती। इसी प्रकार पराशर ऋषि ने जब ज्योतिष के संबंध में लिखा तो ज्योतिष क्या है, कैसे काम करती है, उनकी गणनाएं क्या हैं और उनका एक स्थूल पैटर्न ऑफ फलित क्या है, उसके संबंध में उन्होंने लिखा, जो कि इंटरमीडिएट लेवल का। लेकिन जिन छात्रों ने या पराशर ऋषि ने जिन छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च लेवल की स्टडीज कराई, वो बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध थी, जो कि कालांतर में नष्ट हो गई। और हम आज एक सटीक निर्णय लेने में कभी कभी अपने आप को असक्षम पाते हैं। इसी कारण केपी पद्धति का जन्म हुआ और उसमें सटीकता का दावा किया जाने लगा। है, हम लोगों का विषय वर्ष कुंडली है। वर्ष कुंडली जब पराशर ऋषि की वैदिक काल से चली आ रही कुंडलियों पर के दस्तावेज लुप्त हो गए, तो लोगों ने कुछ नए सिस्टम डेवलप की, जिसमें एक ये वर्ष कुंडली निर्माण की प्रक्रिया भी है, जो कि आपकी जन्म कुंडली के ही सापेक्ष में बनाई जाती है। यह विधि वैदिक पराशरी ज्योतिष से कोई बहुत अलग ज्योतिष नहीं है। इसमें जितने भी शब्दों का इस्तेमाल है वह उर्दू फारसी मिश्रित शब्द हैं, क्योंकि इसको हम यवन ज्योतिष या ताजिक ज्योतिष भी कहते हैं। इस प्रकार जो हमारी मान्यता थी वो हमने आपके सामने रखी। अब बात यह आती है कि यह वर्ष कुंडली बनाई कैसे जाती है या इसमें क्या क्या बातें आवश्यक है। हमने एक उदाहरण लिया, जन्म स्थान वाराणसी, जन्म समय प्रातः 10 बजे का, जन्म तिथि 29 दिसंबर 1964, उसकी ये जन्म कुंडली है और इस जन्म कुंडली से हमने ये वर्ष कुंडली बनाई है। हम मोबाइल में या किसी भी ज्योतिष ऐप में इन डेटास को फीड करके वर्ष कुंडली बना सकते हैं। आगे चल करके वर्ष कुंडली का मैनुअल निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि वर्ष कुंडली क्या होती है। वर्ष कुंडली 1 साल की कुंडली होती है।
जो आपकी एक तिथि जन्म तिथि से शुरू होकर के अगले साल उसी जन्म तिथि पर समाप्त हो जाती है और वहां से दूसरी वर्ष कुंडली आपकी नेक्स्ट ईयर की वर्ष कुंडली शुरू हो जाती है। वर्ष कुंडली एक सूर्य दिवस से अगले वर्ष के सूर्य दिवस तक के लिए होती है और इस एक साल में आप कैसा परफॉर्मेंस करेंगे, कैसा कार्य करेंगे, सुख रहेगा, दुख रहेगा, कष्ट रहेगा, रोग रहेगा, आमदनी रहेगी, क्या इस वर्ष आपके साथ घटित होगा, उन समस्त विषयों पर आप इस वर्ष कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य इस तारीख को जिस भाव में होता है वही महत्वपूर्ण होता है। सूर्य 14 डिग्री के लगभग धनु राशि में 29 दिसंबर 1964 को था। आज 2020 के लिए यदि हम कुंडली बनाएंगे तो हम 29 दिसंबर 2019 को शुरू होने वाले वर्ष के लिए बनाएंगे। 29 दिसंबर 1964 को हम सूर्य की इन डिग्रियों के आसपास की डिग्रियों पर सूर्य को इन डिग्रियों पर लेकर के आएंगे और इसी डेट के आगे एक दिन आगे पीछे पर हम सेट करके वर्ष कुंडली बना सकते हैं। वर्ष कुंडली हमने बनाई, यहां पर 14 डिग्री 9 मिनट का सूर्य है और यहां पे 14 डिग्री 8 मिनट का सूर्य है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि ये कैसे आया। फिलहाल अगर यहां पर हम 30 दिसंबर 2019 समय लगभग 12 बजे के आसपास बारह बजकर 34 डाल के बनाए तो हमको ये वर्ष कुंडली प्राप्त हो जाएगी। वर्ष कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 एस्पेक्ट होते हैं। एक, मुंथा की गणना, दूसरा वर्षेश, की गणना। जिस प्रकार से जन्म कुंडली में चंद्रमा का महत्व है, अर्थात चंद्रमा हमारा मन है। मन हमारी कुंडली में अगर स्ट्रांग है तो हम अच्छे विचार, चंद्रमा अगर हमारी कुंडली में अच्छा है तो हमारे अच्छे विचार होंगे, हम अच्छा कार्य कर सकेंगे, दृढ़ मस्तिष्क से हम अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर सकेंगे। जिस प्रकार जन्म कुंडली में चंद्रमा की इंपॉर्टेंस होती है उसी प्रकार वर्ष कुंडली में इस मुंथा की इंपॉर्टेंस होती है। मुंथा हमको दुख, कष्ट, सुख, आय आदि के वर्ष भर प्रदान करने का एश्योरेंस देता है। मुंथा शुभ होगा तो हमारे लिए पूरे वर्ष भर फलदायी रहेगा। मुंथा
यदि निर्बल होगा या पाप स्थान पर होगा तो पूरा वर्ष हमें किसी न किसी प्रकार की तकलीफ प्रदान करता रहेगा। वर्ष पूरे वर्ष जो है उस वर्ष के लिए कौन सा ग्रह हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, पूरे वर्ष हमारे को शुभ परिणाम देने वाला कौन सा ग्रह होगा, उसको हम वर्षेस कहते हैं। उसकी भी गणना की जाती है। सर्वप्रथम हम मुंथा की गणना पर आते हैं। मुंथा की गणना करने के लिए हम सबसे पहले निकाल लेंगे कि हमें कौन से वर्ष कुंडली के लिए मुंथा की गणना करनी है। 1964 से 2019 को अगर हम देखें तो ये 55 इयर्स पूरे हो चुके हैं, 56 इयर्स रन कर रहा है। तो हम 55 वर्ष जो पूरे हो चुके हैं उनको गत वर्ष कहते हैं, उसको लेंगे। इस गत वर्ष में हम जो लग्न का अंक है 12, इसको जोड़ देंगे। 55 55 प्लस 12 67 हमको प्राप्त होगा। और अब हम इसको 67 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमको 5 टाइम्स डिवाइड करने पर 60 और रिमाइंडर मिलेगा 7। अर्थात जो ये रिमाइंडर वैल्यू है 7, लग्न से सप्तम भाव पर मुंथा रख देंगे। ये सप्तम भाव पर हमने मुंथा रख दी। इस प्रकार से हम मुंथा का गणना करेंगे। मुंथेश यहां पर बैठी राशि का स्वामी हुआ। मुंथेश बुध हुए। मुंथा सप्तम भाव में है, केंद्र में है, अतः केंद्र एक शुभ स्थान माना जाता है। तो मुंथा यहां पर हम कह सकते हैं ठीक। अब हम मुंथेश को देख लें। मुंथेश दशम भाव में कर्म स्थान पर बैठे हैं। सूर्य गुरु के साथ हैं, शुभ ग्रहों के साथ हैं। अतः और धनु राशि में है गुरु बुध आपस में सम है। अतः केंद्र में मुंथा है। दोनों बुध की राशियां केंद्र में है, स्वयं बुध केंद्र में बैठे हैं। तो वर्ष कुंडली में हम इनको शुभ मान लेते हैं। अतः इस व्यक्ति की कुंडली में मुंथा इस वर्ष के लिए शुभ है। इस प्रकार से हम मुंथा की गणना करेंगे और ये जानेंगे कि व्यक्ति वर्ष भर कैसे कार्य करने वाला है या उसके जीवन में दुख, कष्ट, सुख, कार्य क्षमता कैसी रहने वाली है। यहां पर यह दर्शाता है
कि व्यक्ति वर्ष भर एनर्जी के साथ कार्य करता रहेगा। इस प्रकार मुंथा की गणना किसी भी कुंडली में, वर्ष कुंडली में की जाती है। छठे और आठवें भाव में पड़े तो शत्रु व रोग वृद्धि शारीरिक पीड़ा से घोर कष्ट देती है। चतुर्थ सप्तम भाव में अशुभ, 12वें भाव में व्ययकारक होती है। मुंथा शुभ ग्रह या राशि के साथ हो तो शुभ, अशुभ राशि या ग्रह के साथ हो तो अशुभ फल देती है। 4, 6, 7, 8, 12 भावों में स्थित मुंथा अशुभ फल देती है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो कष्ट कम होते हैं। अब हम वर्षेस की गणना पर आते हैं। वर्षेश 5 ग्रह हो सकते हैं। नंबर 1 जन्म लग्नाधिपति अर्थात शनि। नंबर 2 वर्ष लग्नाधिपति अर्थात गुरु। तृतीय को गणना करने के लिए हमको देखना होगा दिवा लग्न है या रात्रि लग्न। दिवा लग्न से तात्पर्य सूर्योदय से सूर्यास्त और रात्रि लग्न से तात्पर्य है
सूर्यास्त से सूर्योदय तक। अर्थात वर्ष प्रवेश के समय दिन का प्रवेश, दिन में वर्ष कुंड जो समय है वो दिन का समय है कि रात्रि का समय है। अगर दिन का समय है तो दिवालग्न, और रात्रि का जन्म आता है तो रात्रि लग्न। अब दिवा लग्नाधिपति या रात्रि लग्नाधिपति ज्ञात करने के लिए एक चार्ट है, उस चार्ट को मैं बनाता हूं। उसके माध्यम से हम यह ज्ञात कर सकेंगे कि लग्नाधिपति दिन का या रात का कौन कौन होता है। मेष राशि अगर है, मेष राशि है, मैंने एक लिख दिया मेष राशि का। अगर मेष राशि है और दिन का जन्म है तो सूर्य दिवा लग्नाधिपति होगा, और यदि रात्रि का जन्म है तो गुरु होगा। वृष राशि है तो शुक्र, और रात्रि का जन्म है तो चंद्रमा। यदि मिथुन राशि है तो और दिन का जन्म है तो शनि, और रात्रि का जन्म है तो बुध। कर्क राशि है तो दिन के जन्म में शुक्र, रात के जन्म में मंगल। सिंह राशि है तो दिन में गुरु, रात्रि को सूर्य। कन्या राशि है तो दिन में चंद्रमा और रात्रि को शुक्र। बुध, शनि, मंगल, शुक्र, शनि, चाहे दिन में जन्म हो चाहे रात को जन्म हो। धनु राशि यदि लग्न है तो वर्ष कुंडली में धनु राशि का लग्न है तो दोनों में शनि ही रहेगा। उसी प्रकार मकर राशि का जन्म लग्न है तो मंगल, चाहे दिन का जन्म हो चाहे रात्रि का जन्म हो। कुंभ में चाहे दिन का जन्म हो चाहे रात्रि का जन्म हो, गुरु ही उसके लग्नाधिपति रहेंगे। इसी प्रकार मीन में चंद्रमा। पांच में से तीन प्रकार तो ये हमने जान लिए। या तो ये वर्षेज होंगे
या ये वर्षेस होंगे, या इस समय के अनुसार लग्न में जो राशि है, दिन और रात्र के जन्म के अनुसार हम इस चार्ट से दिवावली या रात्रि लग्नाधिपति ज्ञात कर लेंगे। अर्थात यहां पर ये चंद्र है, इस प्रकार हम दिवा लग्नाधिपति या रात्रि लग्नाधिपति ज्ञात कर लेते हैं। चौथे में चौथा वर्षेस कौन हो सकता है? अगर दिन का जन्म है, अगर दिन का जन्म है तो सूर्य जिस राशि में है उस राशि का स्वामी। दिन का जन्म तो जिस राशि में सूर्य उस राशि का स्वामी वर्षेश हो सकता है। दिस इज ये एक और बी। रात्रि का जन्म हो तो जिस राशि में चंद्र होगा उस राशि का स्वामी वर्षेश हो सकता है। चतुर्थ वर्षेश कौन हो सकता है उसको ज्ञात करने के लिए दिन का जन्म हो तो जिस राशि में सूर्य उस राशि का स्वामी वर्षेश हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यदि रात्रि का जन्म हो तो जिस राशि में चंद्र होगा उस राशि का स्वामी वर्षेश हो सकता है। यहां पर दिन का जन्म है, अतः हम सूर्य को देखेंगे। सूर्य धनु राशि में है, अतः वर्षेश यहां पर गुरु हो सकते हैं। अब पांचवा पॉइंट, पांचवा वर्षेश कौन हो सकता है? पांचवा वर्षेश मुंथेश हो सकते हैं। मुंथेश, मुंथेश जहां पर मुंथा है वहां पर जो राशि है उसका स्वामी मुंथेश कहलाता है। अर्थात यहां कन्या राशि है तो कन्या राशि का स्वामी बुध मुंथेश हो सकते हैं। इस प्रकार हम 5 वर्षेश ज्ञात करते हैं और इन 5 वर्षेश को 2 आधार पर हम तय करते हैं कि वर्षेश कौन होगा। नंबर 1,
ऐसा ग्रह जो लग्न को देखता हो और पंचवर्ग बल में वह बली हो तो मुंथेश हो सकता है। ये 2 शर्तें जो ग्रह पूरी करेगा इन 5 में से वह वर्षेश कहलाएगा। आज का अध्याय यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आप सबको मेरी बातें समझ में आई होंगी। कृपया अपना फीडबैक अवश्य दें और यदि पसंद आया है तो मैं इसके आगे की वीडियोस तैयार करके आपको प्रेषित कर सकूं। धन्यवाद।